हेलो एवरीवन, दिस इज़ माहिनूर। आज डिस्कस करेंगे वेंकट की शिक्षा नीति 1835। देखें, मैं आपको वेंकट की शिक्षा नीति पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसका बेसिक बता देती हूँ। देखें, सबसे पहले हमको स्वतंत्रता नहीं मिली। उससे पहले क्या हुआ कि जो कंपनी थी, कंपनी का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने सोचा कि हमको हिंदुस्तान के जो लोग हैं उनको एजुकेटेड करना चाहिए। मतलब या तो मतलब कामकाज में प्रॉब्लम्स आ रही थी, या तो फिर वो इतने वर्कर अपने इंग्लैंड से लेकर आते, ठीक है, तो मज़दूर इतने लाए नहीं जा सकते थे। तो हिंदुस्तानियों में ये दिक्कत थी कि हिंदुस्तानी अंग्रेज़ी भाषा नहीं समझ पा रहे थे, और जो अंग्रेज़ थे वो इंडियन लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे थे। तो काम काज में बड़ी परेशानी आ रही थी। तो वो इंग्लैंड वाले जो अंग्रेज़ थे उन्होंने सोचा, यार हम क्यों सीखें इनकी लैंग्वेज, हम इनको अपनी सिखा दे रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने सोचा ठीक है सिखा देते हैं। तो इस काम के लिए बहुत सोचा, ठीक है चलो सिखा देते हैं। फिर क्या होता है कि लॉर्ड मैकाले को बुलाया गया इंडिया, ठीक है। लॉर्ड मैकाले ने पूरी तरह से समर्थन करा अंग्रेज़ी भाषा का और भारतीय भाषाओं का खंडन कर दिया, क्लियर। फिर उसने 1 लाख रुपए की धनराशि को बताया कि किस तरह से कैसे कैसे व्यय करा जाए, और हिंदी भारतीय विद्वानों के अंतर्गत पढ़ाने के लिए किस किस को रखा जाए, साहित्य शब्द का क्या आशय समझा जाए, और किस भाषा में शिक्षा प्रदान करी जाए, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस थे। इसका आंसर लॉर्ड मैकाले ने अपने विवरण पत्र 1835 में लिख दिया, ठीक है। और फिर क्या करा, 2 फरवरी 1835 को मैकाले ने अपना विवरण पत्र 7 मार्च 1835 को ब्रिटिश सरकार की नई शिक्षा नीति, देखो ऐसे समझो, 2 फरवरी 1835 को लॉर्ड मैकाले ने अपना विवरण पत्र वेंकट को भेज दिया, ठीक है। और फिर वेंकट ने क्या किया, यहाँ पर थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गई, वेंकट ने क्या किया कि 7 मार्च 1835 को ब्रिटिश सरकार की नई शिक्षा नीति की घोषणा कर दी, क्लियर। ये जो नई शिक्षा नीति बनाने का काम सौंपा गया था वो वेंकट को सौंपा गया। मतलब लॉर्ड मैकाले ने 2 फरवरी 1835 को वेंकट को अपना विवरण पत्र दिया, ठीक है। और फिर वेंकट ने क्या किया कि 7 मार्च 1835 को ब्रिटिश सरकार को की नई शिक्षा नीति की घोषणा कर दी। इससे क्या क्वेश्चन बनता है कि ब्रिटिश सरकार की नई शिक्षा नीति की घोषणा कब हुई थी? 7 मार्च को हुई, 8 मार्च को हुई, 9 मार्च को हुई। तो आपको पता करना है कि 7 मार्च 1835 को हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है कि लॉर्ड मैकाले ने अपना विवरण पत्र वेंकट को कब भेजा? तो लॉर्ड मैकाले ने अपना विवरण पत्र जो वेंकट को भेजा है वो 2 फरवरी 1835 को भेजा, ठीक है। अब इसमें हमें नोट याद रखना है कि शिक्षा के लिए निर्धारित धनराशि का सर्वोत्कृष्ट प्रयोग केवल अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा देने के लिए हो रहा था। यही रीजन था कि आपका प्राच्य पाश्चात्य विवाद बाहर निकल कर आया, ठीक है। आज्ञा का नवीनीकरण प्रत्येक 20 वर्ष बाद किया जाएगा। मतलब ब्रिटिश काल में जो शिक्षा नीतियां बनती थी, अगर वो शिक्षा नीति किसी को मतलब पसंद नहीं है या फिर उसमें नवीनीकरण करना है, कुछ चेंजेस लाने हैं, तो वो प्रत्येक 20 वर्ष बाद ही कर सकते हैं, इससे पहले चेंज नहीं कर सकते। अब चूंकि सारी धनराशि सिर्फ अंग्रेजी पे खर्च हो रही थी, फिर क्या हुआ कि कुछ गुट बन गए, कुछ समर्थन में आ गए कि भैया हमको पढ़ा तो रहे हो ठीक है, लेकिन हमको हिंदी में पढ़ना है, हमको संस्कृत में पढ़ना है, हमको उर्दू में पढ़ना है, हमको फारसी में पढ़ना है। कुछ मत आए, बोले नहीं ऐसे कैसे आपको इन लैंग्वेजेस में पढ़ना है, नहीं भाई आपको तो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा। और एक मत निकल के आया, बोले चलो ठीक है यार इंग्लिश में पढ़ा दो, लेकिन क्या करो कि हमारा जो खुद का लिखा हुआ ज्ञान है, खुद का साहित्य, हमको वो पढ़ाओ, लेकिन अपनी लैंग्वेज में पढ़ाओ, ठीक है। इस तरह के कुछ मत निकल के आए जिनको क्या कहा गया, जिनको प्राच्य पाश्चात्य विवाद कहा गया, ठीक है। एक मत निकल के आया प्राच्यवादी, जो कि पूरी तरह से संस्कृत, अरबी और फारसी का समर्थन करते थे, ठीक है। एक निकल के आया पाश्चात्यवादी, जो कि अंग्रेजी भाषा का समर्थन करते थे। इसमें कौन थे जो अंग्रेजी का समर्थन कर रहे हैं? पहले तो लॉर्ड मैकाले खुद थे, ठीक है। फिर क्या थे कि जो नवयुवक थे हिंदुस्तान के, उनको लग रहा था कि हाँ साहब वाली लैंग्वेज हो गई इंग्लिश, हम तो भाई इंग्लिश सीखेंगे। और कौन समर्थन में थे? जो कंपनी थी, कंपनी मीन समझ रहे हैं आप, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे वो इसके पूरी तरह से समर्थन में थे, ठीक है। और उसके बाद क्या थे, जो ईसाई मिशनरी थे और चार्ल्स ग्रांट भी इसके समर्थन में थे, क्लियर। आपने याद रखना है, ओके। अब आता है आपका प्राच्यवादी, इसके समर्थन में कौन कौन था? मिंटो थे, मिंटो का नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और आपको हेस्टिंग याद रखना है, क्लियर। ये दोनों इसके समर्थन में थे। लेकिन अब आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत कब हुआ?
क्या क्वेश्चन बन सकता है कि प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत कब हुआ? तो आपने बताना है कि प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जो अंत हुआ है वो लॉर्ड ऑकलैंड ने करा। और कैसे करा? लॉर्ड ऑकलैंड ने, जो हमको 1 लाख रुपए की राशि खर्च करना थी हिंदुस्तानियों में पर, उसमें इन्होंने जैसे जो गवर्नर जनरल बने उन्होंने तुरंत 31,000 रुपये और ऐड कर दिए। कहा भाई ठीक है, तुम अंग्रेजी पे सब खर्च कर रहे हो, ये 31,000 रुपये आप हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी पे खर्च करो। इस तरह से क्या हुआ कि अंग्रेजी माध्यम वाले भी खुश हो गए और हिंदी माध्यम वाले भी खुश हो गए। क्लियर? मतलब प्राच्य शिक्षाविद भी खुश हो गए और पाश्चात्य शिक्षावादी भी खुश हो गए। देख लेते हैं डिटेल में। प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत 1839 में तत्कालीन गवर्नर जनरल ऑकलैंड ने अपने विवरण पत्र में 31,000 की अतिरिक्त धनराशि की घोषणा करके विवाद को समाप्त कर दिया। कब करा? 1839 में करा। कब करा? 1839 में। प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत किसने किया? लॉर्ड ऑकलैंड ने किया। क्लियर? तो ये 3 कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और प्लीज़ कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।